तो हम लोग पिछले क्लास में अमीनो एसिड को कवर कर रहे थे और आपको याद होगा कि अमीनो एसिड के क्लास में हम लोग बड़े अच्छे अच्छे टॉपिक कवर कर लिए थे और वहाँ पर इसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड क्या होता है उसको हम लोग सीख लिए थे। ठीक है, कुल मिलाकर हम लोग अमीनो एसिड को 3 भाग में बांटे थे। एक था न्यूट्रल अमीनो एसिड जिसमें एक अमीनो ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। दूसरा जो था जिसे हम लोग कहते हैं एसिडिक अमीनो एसिड। एसिडिक अमीनो एसिड में एक अमीनो ग्रुप होता है और एक से ज़्यादा दो दो की संख्या में क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। और तीसरा हम लोग सीखे थे बेसिक अमीनो एसिड। बेसिक अमीनो एसिड होता है कि जिसमें अमोनिया ग्रुप की संख्या जो होती है एक से ज़्यादा होती है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप की संख्या जो होती है वह एक होती है, उसे हम लोग कहते हैं बेसिक अमीनो एसिड। ठीक है, यहाँ चीज़ हम लोग सीख चुके थे। उसके बाद हमने लास्ट में आपको कहे थे कि जो 10 अमीनो एसिड है जिसमें खास करके जो इसेंशियल अमीनो एसिड होता है जो हमारे बॉडी में डाइट्स के माध्यम से मिलता है, फूड पार्ट चूँकि हमें कवर करना रहता है बॉडी के अंदर। जो बाकी हमारे अब आपके बुक में 23 टोटल दिया हुआ है तो उसमें सब समझ लीजिए कि 13 अमीनो एसिड जो होगा, ऐसे बायोलॉजी की भाषा में सिर्फ कहा जाता है कि 20 अमीनो एसिड होते हैं, लेकिन आपके बुक में 23 दिया गया है तो उसमें से 10 अमीनो एसिड, ठीक है, 10 अमीनो एसिड जो होते हैं वो इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। हमने कहा था कि इसेंशियल अमीनो एसिड वैसे अमीनो एसिड होते हैं जिनको हमारी बॉडी की क्या होती है, मतलब उसे बाहर से हम लेते हैं, डाइट्स के माध्यम से जो फूड पार्टिकल्स हम लोग लेते हैं वहां से हम लोग अमीनो एसिड को गेन करते हैं। ठीक है, बाकी जो होते हैं हमारे बॉडी के अंदर उसका फॉर्मेशन ऑटोमेटिक होता है, तो उसे हमारी बॉडी को बनाने की मतलब कि बाहर से लेने की जरूरत नहीं होती है, वो इंटरनल होता है, वो इंटरनल हमारी बॉडी क्या आती है वो बना देती है। ठीक है, उस पर हमने कहा था, निमोनिक भी दिया था कि मैंने तोरू दत्ता वाले सन इसलिए पढ़ा। उसमें क्या कहते हैं कि उसमें 10 अमीनो एसिड का नाम जो था, जो इसेंशियल अमीनो एसिड था, वो सारा चीज हम उसमें कवर करा दिए। ठीक है, अगर आप नए होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अगर पीछे के लेक्चर नहीं देखे होंगे तो नीचे लिंक दिया गया है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, आप पीछे के लेक्चर को देख लेंगे क्योंकि सब कुछ प्लेलिस्ट में शामिल किया गया है। आप प्लेलिस्ट देखेंगे फुल कोर्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ फाइनल ईयर, तो उसमें सारा आपको जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर होंगे सारे उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको विशेष ध्यान से आराम से पढ़िएगा। ओके, चलिए अब इसके बाद आके हम लोग शुरू करते हैं। अब इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है वो है आपका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। देखो नाम से तो बड़ा अच्छा समझ में आ रहा है, नाम क्या है इसका, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। ये क्या है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट समझने से पहले एक चीज और हम समझते हैं, क्योंकि अभी हम आगे सीखेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस, बड़ा अच्छा टर्म है, क्योंकि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट अगर आपको समझ में आ जाएगा तो इलेक्ट्रोफोरेसिस समझने में बहुत आसान हो जाता है। देखो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी मान लो कि एक ऐसा सॉल्यूशन हो, ठीक है, एक ऐसा सॉल्यूशन हो, क्योंकि हमारे पास जब भी हम लोग कंसेप्ट सीखेंगे तो एक टर्म आता है बफर सॉल्यूशन का, जो एसिडिक पीएच को बेसिक बना देता है, बेसिक को एसिडिक बना देता है, जिससे पीएच की वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये बात तो बफर की बात होती है। कहते हैं कि अगर मान लो कि हमारे पास अगर सॉल्यूशन कैसा हो, एसिडिक हो, अगर सॉल्यूशन हमारे पास, सपोज करो कि अगर कोई सॉल्यूशन हमारे पास एसिडिक हो, तो सॉल्यूशन जब एसिडिक होगा तो ऐसी स्थिति में जब एक्विलिब्रियम कंसेप्ट में लेकर आना होगा तो क्या होगा, सपोज करो कि हमारे पास अगर ये NH3 प्लस यहां से CH और CH2C डबल O माइनस है, ठीक है, चलो ग्लाइसिन को लेते हैं। तो ऐसे कंडीशन में अगर हमारे पास अगर सॉल्यूशन कैसा हो, यहाँ पर एसिडिक हो, हाइड्रोनियम आयन यहाँ पर अगर प्रेजेंट हो तो क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोनियम आयन ब्रेक होगा और ये टूटेगा H प्लस और H2O में। यहाँ से H जो होगा ये इसको यहाँ से मिलेगा तो क्या बनेगा, NH3 प्लस CH2C डबल OH बनेगा कि नहीं। तो ऐसे कंडीशन में जैसे ही हमारे पास सॉल्यूशन अगर एसिडिक होगा तो इक्विलिब्रियम में लाने के लिए यहाँ पे क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज अमोनियम के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज बचा रहेगा और ऐसे कंडीशन में हमारे पास सॉल्यूशन जो होगा वह एसिडिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में पॉजिटिव चार्ज हमारे पास बचा रहेगा तो एस की जो नेचर होगी वह खास करके क्या होगी, अमोनियम एसिड की तरफ होगा और ये किस तरफ भागेगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के हमारे पास सॉल्यूशन का बना तो यानी कि जाएगा किधर की तरफ, ये पार्टिकल जाएगा कैथोड की तरफ। लेकिन यही कंसेप्ट अगर उलट दें
दूसरे कंसेप्ट में कि अगर जो ये NH3 प्लस है और ये CH2 C माइनस है, अगर सोल्यूशन कैसा हो, बेसिक हो। बेसिक में हमने पहले क्लास में सिखाया था कि जब ये NaOH होता है, जब टूटता है Na प्लस और क्या OH माइनस में, उसका OH जब यहां से टूटेगा तो क्या होगा, यहां से ये H प्लस आयन रिलीज करेगा और इसके साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, यहां से NH2 CH2 COO माइनस और एक क्या निकलेगा यहां से H2। अब ये सोल्यूशन किस तरह की तरह होने लगा, एसिडिक शो करने लगेगा और जैसे ही एसिडिक शो करेगा तो ऐसी कंडीशन में ये कहां जाएगा, एनोड की तरफ। आई बात समझ में। तो अगर सोल्यूशन कैसा हो, एसिडिक हो, तो किधर की तरफ जा रहा है, कैथोड की तरफ जा रहा है। अगर सोल्यूशन कैसा हो, बेसिक हो, तो वो किधर की तरफ जा रहा है, एनोड की तरफ जा रहा है। समझना बात को कि अगर अमीनो एसिड में, अगर हमारे पास जो अमीनो एसिड है, इस अमीनो एसिड में अगर हम एसिडिक मीडियम में उसको रखते हैं तो वो शिफ्ट होता है कैथोड की तरफ। अगर अमीनो एसिड में बेसिक मीडियम रखते हैं तो शिफ्ट होता है एनोड की तरफ। किधर की तरफ, एनोड की तरफ। तो कहा कि अगर एसिडिक है तो कैथोड की तरफ, बेसिक है तो एनोड की तरफ। लेकिन अगर ऐसा सॉल्यूशन रखें जो कि न्यूट्रल पीएच हो, जिसके पीएच की वैल्यू बिल्कुल न्यूट्रल हो, आइसो यही से आता है आइसो इलेक्ट्रिक में क्या, कि ऐसे पीएच ना तो वो एसिडिक हो ना तो वो बेसिक हो, तो ऐसे कंडीशन में एमिनो एसिड में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। आयंस ना तो वो कैथोड की तरफ जाएंगे ना तो वो एनोड की तरफ जाएंगे। क्या बोले कि अगर ऐसा पीएच लेकर आए, ऐसा सॉल्यूशन लेकर आए, ना तो वह एसिडिक हो ना तो वह बेसिक हो, जिस एमिनो एसिड जिस पीएच पर हो। अगर मान लो कि एक एग्जांपल देते ग्लाइसिन का, अगर मान लो ग्लाइसिन का पीएच अगर 2.4 है, ठीक है, तो 2.4 से कम लेकर आओगे तो एसिडिक होगा, तो वो भागेगा कैथोड की तरफ। 2.4 से बाहर अगर कुछ ये सॉल्यूशन लेकर आ रहे हो, फिर समझो, मान लो कि एक सॉल्यूशन है हमारे पास X, सपोज करो, ठीक है, ये एमिनो एसिड है हमारे पास X जो है, या एक काम करो, ये है आपका एमिनो एसिड, कोई भी एमिनो एसिड ले लो, ठीक है, उसका नाम हो गया X। अगर इस X का पीएच मान लो कि है हमारे पास 4.5, इसका पीएच है 4.5, ठीक है। अगर आप इसको 4.5 से कम पीएच, मान लो 3.5 पीएच पर लेकर आते हो, तो सोल्यूशन कैसा होगा, ये एसिडिक होगा, भागेगा किस तरफ, कैथोड की तरफ। अगर 4.5 से ज्यादा पीएच लेकर, तो मान लो 5.5 का एक पीएच लेकर आते हो, ठीक है, इससे ज्यादा होगा, ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होगा कि ये किधर भागेगा, एनोड की तरफ। लेकिन ऐसा पीएच जो एक ऐसा सॉल्यूशन लेकर आए जिस सॉल्यूशन का पीएच जो है वो करीब करीब 4.5 के बराबर हो, तो क्या उसमें कोई परिवर्तन होगा, क्या वो कैथोड और एनोड की तरफ भागेगा, नहीं भागेगा। तो कहते हैं कि ऐसे पीएच जिसपे क्या होता है, एमिनो एसिड को लेकर आने के बाद उसके केटायन और एनायन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ना तो वो कैथोड की तरफ भागता है ना तो वह एनोड की तरफ भागता है। दिस पॉइंट को, उसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आई बात समझ में। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट या आइसो इलेक्ट्रिक पीएच क्या होता है, कहते हैं कि ऐसे पीएच जिस पर कोई भी एमिनो एसिड के इलेक्ट्रोलाइट में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम लोग कहते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट या आइसो इलेक्ट्रिक पीएच। क्लियर हुआ। अब एक काम करते, एक एक करके लिखना शुरू करते हैं। आप एक काम करिए, हेडिंग डालिए आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, लिखिए एन एमिनो एसिड आर द पोलर इन नेचर, एन एमिनो एसिड and amino acids are polar in nature. They shows electric property on applying electric field to the solution of amino acids. They migrate to one or another electrode depending upon following factors.
पहला पॉइंट में लिखिए, फर्स्ट पॉइंट में लिखिए, इफ अ सॉल्यूशन इज एसिडिक, इफ अ सॉल्यूशन इज एसिडिक then equilibrium lies towards positively, equilibrium lies towards positively, positively charged amino acid. Hence on passing an electrical, hence on passing an electric current through the solution, the amino acid it move towards cathode, ठीक है। चलो इसको बना लो, पहले वाली इक्वेशन को, पहला इक्वेशन बनाओ। दूसरे पॉइंट में लिखो, if solution is alkaline, then the equilibrium is predominantly lying towards negatively charged amino acid, hence on passing electricity, amino acid molecules which is in form of anion move towards anode, सेकेंड इक्वेशन को लिख लो। चलो थर्ड पॉइंट में लिखो, a certain pH of the solution, the anionic acid and cationic, ऐसा लिखो, the anionic and cationic structure will be equal concentration on passing electricity. There is no movement of amino acid. ठीक है। तो कहा कि ऐसे कंडीशन जिसमें क्या किया जाता है कि उसमें ना तो कैथोड की तरफ मूवमेंट करे ना तो वह एनोड की तरफ मूवमेंट करता है। ठीक है, तो नीचे लिखो, नोट करके लिखो, द पीएच, ये डिफिनेशन है, या डबल इन्वर्टर का मामला लिखना, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का डिफिनेशन है। लिखो, द पीएच एट विच a particular amino acid, the pH at which a particular amino acid does not migrate under influence of electrical field, is called isoelectric point, isoelectrical point. नोट नीचे लिखो, every amino acid has isoelectric point like as glycine,
ग्लाइसिन कितना होता है 6.1, ग्लाइसिन कितना होता है 6.1। इस तरह जितने भी अमीनो एसिड होते हैं लगभग सारे अमीनो एसिड के पीएच जो होते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पीएच होते हैं। उस पीएच पे अगर कोई भी सॉल्यूशन, अगर अमीनो एसिड को लेकर आओगे उस पीएच के ऊपर कोई भी सॉल्यूशन को लेकर आओगे तो उसमें किसी तरह की कोई परिवर्तन या उसमें वो क्या होगा, किसी तरह की कोई परिवर्तन जो है वह नहीं शो करेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे क्या होता है आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। कहते हैं कि ऐसे पीएच, ऐसे सॉल्यूशन या जिसका पीएच क्या हो एमिनो एसिड के पीएच के बराबर हो, तो ऐसे कंडीशन में उसमें उस एमिनो एसिड में ना कोई परिवर्तन या कोई फ्लैक्चुएशन नहीं होता है, ना तो वह एमिनो एसिड कहाँ जाएगा, ना तो वह कैथोड की तरफ शिफ्ट होता है ना तो वह एनोड की तरफ शिफ्ट होता है। जैसे में एलानिन नाम सुने होंगे ना, एलानिन, एलानिन हो गया, वैलिन हो गया, या आपका ल्यूसीन हो गया, ठीक है, सेरीन और थ्रियोनिन, ये सारे के सारे जो होते हैं वह न्यूट्रल पीएच होते हैं, न्यूट्रल अमीनो एसिड होते हैं। ठीक है, एनालिन का जो होता है वो 6.02 पीएच होता है, इसका 5.97 होता है, इसका 5.98 होता है। ठीक है, सेरीन का कितना होता है 5 हमें भी डाटा याद नहीं है, 5.70 होता है, और थ्रियोनिन का जो होता है वह 5.60 होता है। ये इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहो या पीएच कहो। ठीक है, आएगा समझ में। उस तरह से आपका एस्पार्टिक एसिड, ये चूंकि एसिडिक होता है इसका होता है 2.87। ठीक है, एस्पार्टिक एसिड, उसके बाद ग्लूटामिक एसिड, इसका होता है 3.22। ये दोनों जो होते हैं वह एसिडिक एमिनो एसिड होते हैं। उस तरह से आपका लाइसिन, लाइसिन का जो पीएच होता है वो करीब करीब 9.74 चूंकि बेसिक है, और आर्जिनिन इसका पीएच होता है वो 10.70। ये जो होता है वो दोनों का दोनों कैसे होते हैं, बेसिक पीएच होते हैं। ठीक है, अब देखो इसके बाद हम लोग क्या होता है कि जैसे हमारे पास एमिनो एसिड मिल गए, अब इनको हमें कई बार सेपरेट करना होता है। ठीक है, कि कौन सा एसिडिक एमिनो एसिड होगा, कौन सा बेसिक होगा, कौन सा न्यूट्रल होगा, हम तो इसको सेपरेट तो कर नहीं पाते हैं। इसे सेपरेट करने के लिए हम लोग एक मेथड अपनाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब देखो इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड में होता क्या है। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए इलेक्ट्रोफोरेसिस, हेडिंग डालिए इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखिए इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है थोड़ा सा आसान मेथड है इसको एमिनो एसिड को सेपरेट करने के लिए। हम लोग क्या करते हैं कि चूंकि एमिनो एसिड को हम लोग सारे एमिनो एसिड को एक में मिला देते हैं। क्या करते हैं, सारे एमिनो एसिड को, अब हमें सेपरेट करना होगा ना कि कौन सा एमिनो एसिड एसिडिक होगा, कौन सा एमिनो एसिड बेसिक होगा, कौन सा एमिनो एसिड न्यूट्रल होगा। तो इसको सेपरेट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले कि सारे एमिनो एसिड को एक में मिला देते हैं। ठीक है, अब मिलाने के बाद क्या करते हैं कि एक कार्डबोर्ड लेते हैं। ध्यान रखेंगे, कार्डबोर्ड का मतलब होता है एक पेपर। ठीक है, पेपर वो ऐसा पेपर होता है जो कि खासकर थोड़ा सा एब्जॉर्बर पेपर होता है, जैसे सेलुलोज का पेपर ले लिए, ठीक है, या क्या कहते हैं आपका एसीटेट का पेपर ले लिए, या प्लास्टिक का पेपर ले लिए, या जो जनरली या तो प्लास्टिक स्ट्रिप ले लेते हैं या सेलुलोज का पेपर लेकर एक क्या करते हैं कि सारे एमिनो एसिड को एक जगह एक पेपर पे क्या करते हैं, अरेंज कर देते हैं। ठीक है, सारे एमिनो एसिड को, और सारे एमिनो एसिड जब पेपर पे अरेंज हो जाता है, ठीक है, तो पेपर पर अरेंज होने के बाद से अब इसमें चूंकि पॉजिटिव वाले भी होंगे, नेगेटिव वाले भी होंगे, न्यूट्रल भी होंगे। मान लो कि हमारे पास ये सारे के सारे जो हैं एमिनो एसिड हम 2 3 4 कलर से कर देते हैं। ठीक है, एक कलर ये हो गया, आपके पास कुछ एमिनो एसिड ये हो गए, ठीक है, और इसके बाद से कुछ एमिनो एसिड आपके ये हो गए। ठीक है, हमारे पास जनरली इतने नेचर के एमिनो एसिड होते हैं,
एक होता है एसिडिक नेचर, एक होता है बेसिक, एक होता है नेचुरल, सॉरी न्यूट्रल, नॉट नेचुरल। ठीक है, अब क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास एमिनो एसिड था, ठीक, अब हम जितने भी हमारे पास अब सॉल्यूशन, चूंकि सारे अमीनो एसिड को तो हम एक साथ मिला दिए, अब इसको सेपरेट करना बड़ा डिफिकल्ट होगा। किस तरह सेपरेट करेंगे? तो क्या करेंगे, इसमें एक पार्टिकुलर पीएच क्या करते हैं, डिपेंडिंग आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। अब इसमें क्या करते हैं कि हम हाई कंसंट्रेशन के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कैसे करेंगे कि इसमें क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करना। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस का मतलब होता है कि एक तरफ हम क्या करते हैं, कैथोड प्लेट, और एक तरफ क्या करते हैं हम लोग, एनोड प्लेट लगा देते हैं। कैथोड और एक तरफ एनोड लगा देंगे। गौर समझना, अब जितने भी एसिडिक पीएच होंगे और जितने भी बेसिक पीएच होंगे, दोनों कहां नहीं होगा। सॉल्यूशन अगर एसिडिक होगा तो सारे के सारे कैथोड की तरफ भाग जाएंगे। जितने भी एसिडिक कितने होंगे, जितने भी एमिनो एसिड कैसे होंगे, जितने एमिनो एसिड जिसमें आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट अगर पीएच से नीचे होगा, ध्यान रखेंगे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एक सॉल्यूशन। अब उसमें क्या करेंगे कि क्योंकि अब इस सॉल्यूशन में क्या करते हैं, एक पीएच, चूंकि अब हम तो एमिनो एसिड को रख दिए, ठीक है, और एमिनो एसिड का रखने के बाद एक सॉल्यूशन मिला देते हैं जिसका एक नॉर्मल पीएच वाला सॉल्यूशन मिला देते हैं। ठीक है, ठीक। अब क्या करेंगे, अब ध्यान समझना, एक पेपर लिए, पेपर पे सारे एमिनो एसिड को रखे और उसमें एक नॉर्मल पीएच वाला सॉल्यूशन डाल दिए। डाल के अब उसको दोनों तरफ क्या करते हैं हम लोग, आइसोइलेक्ट्रिक मतलब दोनों तरफ से हम लोग चार्ज से जोड़ देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज हम लोग डाल देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बना देते हैं। अब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे तो चूंकि जो भी हम एक सॉल्यूशन डालेंगे उसका तो पीएच फिक्स होगा, होगा ना। अब जो सॉल्यूशन, ध्यान रखना, जो अगर आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट से जिसका पीएच कम होगा, अगर ये पीएच है, मान लो इस पीएच अगर 5 सॉल्यूशन का पीएच दे दिया, तो अगर जिसका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है, जिस एमिनो एसिड का, ध्यान रखो ऐसे, जिस एमिनो एसिड का, ठीक है, पीएच जो होगा, अगर जिस एमिनो एसिड का पीएच दिए गए सॉल्यूशन के पीएच के बराबर होगा तो वह कहलाएगा आइसोइलेक्ट्रिक, यानी कि वो होगा आपका न्यूट्रल। अगर ये कम होगा तो वो कहलाएगा एसिडिक, और जो ज्यादा होगा वो कहलाएगा बेसिक। ये तीनों क्या करते हैं, अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं। मतलब कि एमिनो एसिड का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट अगर पीएच से नीचे होगा तो ऐसी स्थिति में वो धीरे धीरे पॉजिटिव कैथोड की तरफ जाने लगेगा, यानी कि वह क्या होगा, इस तरह से धीरे धीरे क्या करेगा वो, मतलब कि जिसका पीएच से नीचे होगा वो क्या करेगा, वो धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज की तरफ आकर शिफ्ट होने लगेगा। क्या होने लगेगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और जिनका पीएच से ज्यादा होगा तो कैसा होगा, बेसिक होगा, तो वो सीधा आकर किधर के भागने लगेगा, नेगेटिव चार्ज की तरफ आकर। तो दो तरह ध्यान रखेंगे, अगर एमिनो एसिड का पीएच जो होगा वह बिलो द पीएच होगा, ध्यान रखेंगे, जिस एमिनो एसिड का अगर पीएच बिलो द पीएच होगा तो वह एसिड की पॉजिटिव तरह के भागने लगेगा, और जिसका क्या करते हैं अपर द पीएच होगा, द एमिनो एसिड आइसोइलेक्ट्रिक हायर द पीएच, वो क्या करेगा, वह नेगेटिव चार्ज की तरफ भाग के जाएगा। लेकिन जिसका पीएच जो होगा वो न्यूट्रल होगा, वो क्या करेगा, ना तो वो पॉजिटिव जाएगा ना तो नेगेटिव जाएगा, वह जो होगा वह सेंटर पे आकर इकट्ठा हो जाएगा। तो इस तरह से हम सेपरेट कर लेंगे नेगेटिव चार्ज वाले को, पॉजिटिव चार्ज वाले को और न्यूट्रल को। आई बात समझ में? तो एक काम करते हैं, देखो इलेक्ट्रोफोरेसिस लिखो। देखो इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ प्रोसेस of separation of is a process of separation and purification of compounds on the basis of on the basis of on the basis of movement of charged particles in the electric field. In the electric field.
separation of mixture of amino acid can be brought about electrophoresis. हो गया? नीचे लिखिए मेथड, देखिए टू कैरी आउट electrophoresis a strip of paper, a suitable plastic or cellulose acetate is used as a solid support, solid support used as a solid support. A solution of mixture is different amino acid which is to separate from each other is placed near the center of a strip of the paper. इसको क्या करते हैं, बीच में रखते हैं, ठीक है. The strip is then moistened with a aqueous buffer having a particular predetermined pH which depend upon isoelectric points of the acids to be separated. The ends of the strips are connected to electrode. On applying an electric field, then we absorb that. क्या कहा कि एक प्लास्टिक या एक सेलुलोज पेपर लेते हैं, उसमें एमिनो एसिड को रखते हैं, फिर उसके बाद एक डिटरमाइंड पीएच को लेकर उस सोल्यूशन के डालते हैं, फिर उसके बाद एक को सोल्यूशन डालकर इसके दोनों पॉइंट को इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या करते हैं, हम लोग जोड़ देते हैं. अब हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, पहला पॉइंट लिखो. द एमिनो एसिड, फर्स्ट पॉइंट में द एमिनो एसिड whose isoelectric point is below the pH of buffer, start migrating slowly towards the positive electrode because they exist mainly in anionic form. दूसरा देखिए, second point, the amino acid having isoelectric point higher than pH of buffer solution, migrate towards negative electrode because they exist mainly in cationic form. और थर्ड पॉइंट में लिखिए, द एमिनो एसिड हुज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट correspond to the pH of buffer do not migrate from origin
बिकॉज दे हैव नो चार्ज, बिकॉज दे हैव नो चार्ज। तो क्या किए, फिर से समझिए। सबसे पहले क्या करते हैं, एक सेलुलोज का पेपर लेते हैं। सेलुलोज के पेपर लेने के बाद उसमें क्या करते हैं, पूरे एमिनो एसिड को रख देते हैं। रखने के बाद एक बफर सॉल्यूशन को हम इसमें डाल देते हैं। बफर सॉल्यूशन डालेंगे तो उसका एक पार्टिकुलर पीएच होगा। पार्टिकुलर पीएच जो होगा वो सारे आइसोइलेक्ट्रिक पीएच के करस्पॉन्डिंग पीएच होता है, ठीक है। अब उस बफर सॉल्यूशन का पीएच से, ध्यान रखेंगे, उस बफर सॉल्यूशन के पीएच से अगर जिस एमिनो एसिड का पीएच अगर उससे कम होगा तो वह एक एसिडिक पीएच होगा। वो जो होगा वो किसका फॉर्मेशन करेगा, अगर वो उससे कम होगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वह उसके ऊपर एनाइंस का फॉर्मेशन होगा, जिसके चलते वह पॉजिटिव की तरफ जाएगा। जिसका पीएच ज्यादा होगा वो कैटाइन का फॉर्मेशन करेगा, वो किधर जाएगा, वो कैटाइनिक जो होगा वो जो होगा वो कैथोड की तरफ मूव करेगा, यानी कि वह, ध्यान फिर से समझिए, अगर उसके ऊपर अगर उसका पीएच जो होगा वह कम होगा तो बफर सॉल्यूशन अगर कम होगा तो वह इलेक्ट्रोड की तरफ यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, मतलब वो होगा कैसा, एनाइनिक होगा। अगर पीएच का वैल्यू ज्यादा होगा यानी एमिनो एसिड का पीएच का मान अगर बफर सॉल्यूशन के पीएच के मान से अगर ज्यादा होगा, फिर से समझो, दिए गए सॉल्यूशन में बफर के पीएच से एमिनो एसिड का पीएच का मान अगर कैसा हो, बफर के पीएच से एमिनो एसिड का पीएच का मान अगर कम होगा तो वह जो होगा वह किधर की तरफ जाएगा, कैथोड की तरफ शिफ्ट होगा। सॉल्यूशन जो होगा मतलब कि एमिनो एसिड जो होगा वह एनाइनिक होगा। फिर से, दिए गए सॉल्यूशन में या एमिनो एसिड में जिस एमिनो एसिड का पीएच का मान कैसा हो, बफर के पीएच के मान से अगर कम हो, क्योंकि जो हम बफर को मिलाए हैं जो सेपरेट करने के लिए, तो उस पीएच के मान से अगर कम होगा तो वो शिफ्ट करेगा किधर की तरफ, कैथोड की तरफ। सॉल्यूशन कैसा होगा, एनाइनिक होगा। लेकिन अगर दिए गए अमीनो एसिड का पीएच का मान एनोड बफर के पीएच के मान से ज्यादा होगा, दिए गए अमीनो एसिड के पीएच का मान अगर बफर के पीएच के मान से ज्यादा होता है तो वह एनोड की तरफ होगा, वह नेचर कैसा होगा, कैटाइनिक होगा। लेकिन अगर दिए गए अमीनो एसिड का पीएच का मान अगर बफर के पीएच के मान से बराबर होता है तो उसमें किसी तरह की कोई परिवर्तन नहीं होगी। दिस इज द मेथड फॉर द सेपरेशन ऑफ एमिनो एसिड। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस के नाम से जानते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये सारे प्रोसेस को हम लोग सीख गए, ठीक है। अब हेडिंग डालिए, सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यूट्रल एमिनो एसिड्स। सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यूट्रल एमिनो एसिड। इसे क्यों लिखना है, 2-3 पॉइंट लिख लीजिए। लिखिए, सम एमिनो एसिड आर एसिडिक्स, फटाफट लिख लीजिए। सम एमिनो एसिड आर एसिडिक, सम न्यूट्रल एंड सम बेसिक। इट मे बी noted amino acid, sorry, it may be a neutral amino acid which have one amino and one carboxylic group, one amino and one carboxylic group. Basic amino acid which have two amino acid and one carboxylic group, and acidic amino acid which have one amino group and two carboxylic group या more than two carboxylic group. सेकेंड पॉइंट पे लिखिए, there are mainly 3 amino acids, sorry, there are mainly 10 amino acids which cannot form inside the body, which cannot form inside the body of the animals, is called essential amino acid, essential amino acid. These need completed through the diets bracket में food particles through the diets. Okay, next point पे लिखिए, all these acids except
glycine, all these acids except glycine have 4 different group attached to carbon atom, attached to carbon atoms. Thus alpha carbon is symmetrical, sorry, alpha carbon is asymmetric, and they are possible to form optical isomerism, possible to form optical isomerism. However, they belong to stereochemical series. Stereochemical series. Stereochemical series. They have same configuration, as the L-glyceraldehyde, L-glyceraldehyde and L-amino acid, L-amino acid, ग्लिसरॉल्डिहाइड आप लिख लो, अमीनो एसिड क्या करना है। जनरली वो क्या होता है, निगेटिव शो करता है। कैसे समझो, कहा कि जो भी हमारे पास एक स्ट्रक्चर हो, अगर जिस तरह से यहाँ ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर होता है, सिमिलर अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर शो करता है। आप लिख सकते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड सिमिलर टू अमीनो एसिड। जैसे देखो, एक ग्लिसरॉल्डिहाइड है, नॉट अमीनो एसिड। ग्लिसरॉल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, CHO। हाँ, एक चीज पहले इससे पहले चलो समझाते हैं। CHO, C यहाँ की तरफ होता है H, यहाँ पे होता है OH और यहाँ पे होता है CH2OH। ये होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड का फॉर्मूला। ठीक है, दिए गए स्ट्रक्चर में अगर OH जो होता है वो अगर लेफ्ट साइड में होता है, पढ़े हो ना, तो वो जो होता है वो L फॉर्म होता है, इसीलिए L बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे मजबूत देखोगे तो 1 नंबर पर ये होगा, अल्डिहाइड है, यही होता है ना। OH ग्रुप, ध्यान रखेंगे कार्बन की संख्या डायरेक्ट अटैचमेंट पर होती है। स्ट्रक्चर आपको प्रेजेंट करने आता है ना, ये है आपका OH, ये है आपका OH और ये है आपका CHH और ये है आपका OH और ये है आपका OH। रिप्रेजेंट जब भी करते हैं तो ध्यान रखेंगे कि स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं कि कार्बन से जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर जो है उस पे सबसे मजबूती ग्रुप कौन कौन से है। तो सबसे नंबर जो 1 है, 1 नंबर इसको, क्योंकि यहाँ पर 8 एटॉमिक नंबर है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है। अब इसके साथ में यहाँ 8 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे देखो 1 1 और यहाँ पर 8, 3 जुड़ा है, मतलब इसका नंबर 2 देंगे और इसका नंबर 3। कैसे जाएगा वो, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है कि यहाँ पे देखोगे 1 2 और 3 एंटी क्लॉकवाइज दिशा में जाता है, इसीलिए क्या होता है, निगेटिव होता है। एल क्यों हुआ, क्योंकि OH ग्रुप इसका लेफ्ट डायरेक्शन में है, और निगेटिव क्यों हुआ, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज दिशा में जाता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं D- ग्लिसरॉल्डिहाइड। एमिनो एसिड के कंसेप्ट में देखो, अगर यहाँ पे देखेंगे COO-, ये कार्बन, यहाँ पर होता है आपका NH3+, यहाँ पे होता है R और यहाँ पे होता है H। ठीक है, अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पे कोई भी H ग्रुप होगा। अगर हम जनरली अगर एक स्ट्रक्चर आपको ले लें, सपोज करो यहाँ पे कोई भी एक स्ट्रक्चर उठा लो, CH2 ले लो, ठीक है, तो अब कोई भी एक स्ट्रक्चर अमीनो एसिड का लोगे, अगर मान लो यहाँ पर इसके जगह पर हम NH3 ले लें, ये हो गया, और यहाँ से स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो ये स्ट्रक्चर ऐसा होगा, और यहाँ पे अगर मान लो कि ये आपका CH3। ठीक है, अब यहाँ पे अगर जब आप स्ट्रक्चर को देखोगे तो ये भी एक अमीनो एसिड है। अब यहाँ पे कार्बन के स्ट्रक्चर जो है ये इस तरह के हैं, तो एक एटॉमिक नंबर 7 इसका, 6 इसका और 6 इसका, एटॉमिक नंबर को ध्यान देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद से यहाँ से इसका 8 और यहाँ से इसका 8, इसका 8 और यहाँ से 7, ठीक है, 6, यहाँ 1 1 और 1। ठीक है, तो यहाँ पे 6 8 और 8, तो 1 नंबर इसको और फिर 2 नंबर इसको और 3 नंबर इसको, तो 1 2 3। तो यहाँ से क्या होगा, किसका मिला, नेगेटिव क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि कैसा फॉर्म होगा हुआ, नेगेटिव फॉर्म होगा। ठीक है, और जब
तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, सॉरी, दिए गए स्ट्रक्चर में नेगेटिव फॉर्म कार्बन संख्या 7, 8, एक मिनट और, दिए गए स्ट्रक्चर में हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है, ये COO-, यहां से H, यहां से आपका R, यहां पे क्या है NH, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन की संख्या 6, यहाँ पे 7 और यहाँ पे क्या है, कोई भी एल्किल ग्रुप होगा और H। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि स्ट्रक्चर को सबसे पहले हम 180 डिग्री पर स्ट्रक्चर को रोटेट करेंगे, ठीक है। या तो हाइड्रोजन को क्या लेकर आएंगे, लोअर प्लेस पर लेकर आएंगे, लोअर प्लेस पर लेकर आएंगे तो स्ट्रक्चर को क्या करेंगे हम 180 रोटेट करेंगे। जब रोटेट करेंगे तो ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा COO-, यहां से कार्बन, यहां से आ गया आपका क्या, स्ट्रक्चर को रोटेट करिए, तो रोटेट करेंगे तो ऐसी स्थिति में स्ट्रक्चर को लेकर आना है किस में, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ लेकर आएंगे तो कहानी क्या होगा कि स्ट्रक्चर घूमेगा। जब घूमेगा तो यहाँ से आपका आएगा, ये हाइड्रोजन आएगा नीचे, यहाँ से R जाएगा ऊपर, तो किस तरह से स्ट्रक्चर होंगे, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7 और यहाँ पे क्या है, कार्बन की संख्या है आपका 6, ठीक है। तो ये आपका हाइड्रोजन को लेकर आओ नीचे, लोअर पोजीशन पर लेकर आओ, ठीक है। तो ये जाएगा R कहाँ, यहाँ पे। ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि आप एक मेथड और लाओ, 90 डिग्री रोटेशन घुमाओ, सिर्फ 2 पोजीशन को शिफ्ट करो, COO-, ये आपके आ गया C, यहाँ पे आ गया H, ठीक है। और फिर उसके बाद ये लोकेशन स्ट्रक्चर में आप चाहो तो डायरेक्ट भी देख सकते हो, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है एक मजबूत ग्रुप के रूप में काम करता है, तो उसको हम लोग क्या देते हैं, 1 नंबर देते हैं। तो 1, 2, 3 यहाँ से भी आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कुछ होते हैं इसको H रोटेट करने के लिए, यहाँ से नीचे रोटेट कर दोगे किस फॉर्म में आ जाएगा, L फॉर्म में आ जाएगा। अब ये कहता है कि अगर जब आप इसका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बनाओगे तो क्या होगा, ये COO- NH, सॉरी R और ये क्या NH3+, देखो ये इसका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी बन गया। तो कहा कि अगर ग्लाइसिन को छोड़ दे, ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, NH3 CHHCOO-, ये है ग्लाइसिन। तो इसका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है नहीं बनता है, क्यों, क्योंकि स्ट्रक्चर को जब देखोगे तो ये 2 स्ट्रक्चर जो होते हैं वो सुपर इंपोज कर जाते हैं, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। बाकी सारे के सारे स्ट्रक्चर जो होते हैं, अमीनो एसिड जो होते हैं, वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करने की टेंडेंसी रखते हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा चीज होता है, ध्यान रखेंगे कि जितने भी अमीनो एसिड होते हैं एक्सेप्ट ग्लाइसिन, उनको छोड़कर सारे कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वह क्या करते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करने की टेंडेंसी रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, द अमीनो एसिड आइसोलेट फ्रॉम द प्रोटीन rotate the plane of polarization light, they are mainly active, whereas same amino acid if synthesized are optically active, it is because a rotation, it is because the organic synthesis dextro and levo form are obtained in equal form which counterbalance of rotation of each form such type of mixture is called racemic mixture। कहा कि इसमें क्या होता है कि स्ट्रक्चर को रोटेट करेंगे तो इसमें D और L फॉर्म होता है,
जिसमें डेक्स्ट्रो और लीवो रिफ्लुएट फॉर्म होता है, तो कहा कि ये आसानी से क्या कर सकता है कि रेसमिक मिक्सचर का भी फॉर्मेशन करता है, मतलब स्ट्रक्चर रोटेट कर सकता है। जहां पर देखे होंगे कि जब हमारा पायरिटी नहीं बन पाता है, हम स्ट्रक्चर को इसको भी रोटेट कर सकते हैं। क्या अगर मान लो कि दूसरा इसका क्या होता है, इसको अगर हम 90 डिग्री पर रोटेट करते हैं, ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या होगा, ये शिफ्ट हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा COO माइनस, यहाँ आ गया H, सॉरी यार ये आ गया आपका R, ये आ गया H, और यहां से आ गया NH3 प्लस, सॉरी N। तो ये भी क्या होता है, ये आसानी से क्या करता है, D और L फॉर्म में डेक्सो और लीवो में क्या करता है, रोटेशन होता है, इसलिए ये आसानी चल के रिक्समिक मिक्सचर का फॉर्मेशन भी करता है। ठीक है, इतना ही नहीं, इसके H के आधार पर, पायरिटी के आधार पर हम लोग इसको D और L फॉर्म को भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये डेक्सो और लीवो रोटेटरी का भी फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो चलिए यहां से आप एक पॉइंट और लिख लीजिए लास्ट पॉइंट में, अनदर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मे बी मेड, ऑल द प्रोटीन विच आर synthesized by amino acid having form L configuration, this happens in all human, that is why all human beings have same molecular characteristics, have L form of amino acid, ओके। चलो इतना दिन तक तो हम लोग सीख लिए। अब हम जब अगले क्लास में मिलेंगे तो वहां से हम लोग सीखेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर ऑफ एमिनो एसिड, प्रिपरेशन ऑफ एमिनो एसिड, फिर उसके बाद होगा इसका केमिकल प्रॉपर्टी। ये दो टॉपिक इस एमिनो एसिड में बचे हैं। फिर हम सीखेंगे पेप्टाइड किसे कहते हैं। चूंकि टॉपिक थोड़ा वास्ट है, ब्रॉड है, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझना, पर आप धीरे धीरे समझेंगे तो बहुत कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।